नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण तथा पोषणीय विकास, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, देयर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस अध्याय में हम संसाधनों की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे कि किन वस्तुओं को संसाधन कहा जाता है या किसी भी वस्तु को संसाधन बनने के लिए क्या आवश्यक दशाएं होती है या क्या आवश्यक योग्यताएं होती है जिसको द्वारा कोई भी वस्तु संसाधन कहलाती है। इसके अलावा हम संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग आधार पे संसाधनों का क्या किया जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा। इसके पश्चात उनके संरक्षण के उपायों के बारे में चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से संसाधनों का संरक्षण किया जाए तथा लास्ट में हम पोषणीय विकास के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें संसाधनों की, तो संसाधन वह प्राकृतिक तथा मानवीय क्या होते हैं, संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। देखिए, मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या करता है, क्रियाएं करता है। हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि जिन क्रियाओं से उसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, वस्तुओं का उपयोग करता है। तो यहां हम बात करें कि संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक व मानवीय संपदा है। ठीक है, प्राकृतिक मतलब प्रकृति से प्राप्त होती है और मानवीय मतलब मानव इनका निर्माण करता है। तो संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक व मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, वस्तुओं का उपयोग करता है और जिन भी वस्तुओं का उपयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। अगर हम आगे बात करें, मानवीय जीवन की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व संसाधनों पर ही निर्भर करता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि मानवीय जीवन की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व किस पर, संसाधनों पर ही निर्भर करता है। ठीक है, जितना ज्यादा मनुष्य संसाधनों का उपयोग करेगा उतना ही ज्यादा उसके जीवन की क्या होगी, प्रगति होगी तथा विकास होगा। ठीक है, तो इस लाइन पे आराम से ध्यान दीजिए कि मानवीय जीवन की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, संसाधनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी है, किंतु उसका उपयोग उचित तकनीकी विकास के द्वारा ही संभव है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी है, लेकिन उन संसाधनों का उपयोग हम किसके द्वारा कर सकते हैं, उचित तकनीकी विकास के द्वारा ही कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दे दें कि जल है। ठीक है, जल संसाधन है, लेकिन जल से विद्युत उत्पादन करने के लिए किसकी आवश्यकता हुई, तकनीकी की आवश्यकता हुई। जल जो नदी होती है उसके ऊपर क्या बनाया गया, बांध बनाया गया और बांध से पानी को नीचे टरबाइन पर गति से गिराया गया और उसके द्वारा क्या उत्पन्न की गई, जल विद्युत उत्पन्न की गई। तो संसाधनों का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है, उचित तकनीकी विकास के द्वारा ही संभव है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आएगा क्या पढ़ा हमने, का संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक व मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। और मनुष्य के जीवन की विकास, प्रगति तथा अस्तित्व किसके ऊपर निर्भर करता है, संसाधनों के उपयोग के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और संसाधनों का उपयोग या उन वस्तुओं का उपयोग किसके द्वारा, उचित तकनीकी विकास के द्वारा ही संभव है। ठीक है, जिम्मरमैन नामक एक व्यक्ति हुए, उन्होंने संसाधनों की क्या दी, परिभाषा दी। और क्या परिभाषा दी कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा आराम से कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की क्या करना है, प्राप्ति करना है। और वो उद्देश्य क्या हो सकता है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना। तो संसाधन का अर्थ क्या है, किसी उद्देश्य की
पूर्ति करना या प्राप्ति करना। और वो उद्देश्य क्या हो सकता है? व्यक्तिगत आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना। ठीक है, तो जिम्मरमैन ने एक परिभाषा दी संसाधनों की, क्या दी? कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है, और वह उद्देश्य क्या हो सकते हैं? व्यक्तिगत आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना। अब हम बात करते हैं कि कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में कब आ सकती है, या क्या वे अनुकूल या आवश्यक दशाएं होती है जब किसी भी वस्तु को संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। तो प्रमुख रूप से 5 ऐसी दशाएं हैं जिनको द्वारा किसी भी वस्तु को संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। सबसे पहली चीज है, वस्तु का उपयोग संभव हो। कोई भी प्राकृतिक हो अथवा मानवीय संपदा हो, उसको संसाधन कहलाने के लिए उसका उपयोग संभव होना चाहिए। अगर उस वस्तु का कोई भी उपयोग नहीं है तो वह संसाधन नहीं कहलाएगी। मान लीजिए कोई पत्थर है जो वहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर इस पत्थर का कोई भी उपयोग संभव नहीं है तो यह संसाधन नहीं कहलाएगा। तो किसी भी वस्तु को संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित होने के लिए पहली जो आवश्यकता है वो क्या है कि उस वस्तु का उपयोग संभव होना चाहिए। तो पहली आवश्यकता क्या है इसकी? कि वस्तु का उपयोग संभव होना चाहिए। दूसरी चीज, इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान व उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके। प्रकृति से कोई भी वस्तु प्राप्त होती है तो उसका क्या किया जा सके? रूपांतरण किया जा सके, रूप परिवर्तित किया जा सके और उसे और अधिक उपयोगी और अधिक मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित किया जा सके। जैसे वन संसाधन होता है, जो वन होते हैं उनसे जो लकड़ी मिलती है उसके द्वारा लुगदी बनाई जाती है तथा उसके द्वारा क्या किया जाता है? कागज का निर्माण किया जाता है। तो उसका क्या कर दिया हमने? रूपांतरण कर दिया और ज्यादा अधिक मूल्यवान वस्तु का निर्माण किया। जैसे लोहा है, ठीक है, प्रकृति से हमें लोहा मिलता है, लोहे का द्वारा हम इस्पात तैयार करते हैं तो और ज्यादा अधिक क्या हो जाता है? मूल्यवान हो जाता है और ज्यादा क्या हो जाता है? उपयोगी हो जाता है। तो दूसरी जो आवश्यक दशा है संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित होने के लिए वो क्या है? कि इसका रूपांतरण और अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके। ठीक है, इसके पश्चात जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने की क्षमता हो। ठीक है, जिस वस्तु के द्वारा किन्हीं भी निश्चित उद्देश्यों की क्या की जा सके? पूर्ति की जा सके या प्राप्ति की जा सके, वह वस्तु संसाधन की श्रेणी में आ सकती है। इसके पश्चात अगली चीज कि प्रकृति के द्वारा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है तो उसका उपयोग करने के लिए वहां पर मानव संसाधन का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, मान लीजिए कोई निर्जन वीरान क्या है? टापू है और वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में कोई खनिज निकलता है, लेकिन उस खनिज का उपयोग करने के लिए यदि वहां पर मानव संसाधन नहीं होगा तो वह क्या है? एक वस्तु है, हम उसे संसाधन नहीं कह सकते। संसाधन की श्रेणी में आने के लिए उसके उपयोग करने के लिए वहां पर मानव संसाधन का होना आवश्यक है। तो जब तक किसी वस्तु का उपयोग करने के लिए वहां पर मानव उपस्थित नहीं होगा तब तक वह वस्तु वस्तु ही रहेगी, संसाधन की श्रेणी में नहीं आएगी। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट है कि संसाधनों के रूप में पोषणीय विकास करने के लिए आवश्यक क्या हो? पूंजी हो। ठीक है, पूंजी की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा संसाधनों के रूप में क्या किया जा सके? पोषणीय विकास किया जा सके। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किसी भी वस्तु को संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित होने के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं होती है, या किन आधारों पर किसी भी वस्तु को संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। तो आप ये 5 आधार लिख सकते हैं जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को क्या किया जा सकता है? संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। कौन कौन सी है? पहला,
उस वस्तु का उपयोग संभव हो, दूसरा उसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा अधिक उपयोगी वस्तु के रूप में किया जा सके, तीसरा निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की क्या हो उसमें क्षमता हो, चौथा वहां पर उसका उपयोग करने के लिए मानव संसाधन का उपस्थित होना क्या है आवश्यक है, और लास्ट है संसाधन के रूप में पोषणीय विकास करने के लिए आवश्यक क्या हो पूंजी हो। ठीक है, तो उपर्युक्त दशाओं के आधार पर ही किसी भी जैविक अथवा अवैजैविक घटक को संसाधनों की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, चाहे वो वस्तु जैविक हो जिसमें जान हो, चाहे वो अजैविक हो। ठीक है, कोई सा भी घटक हो उसको संसाधनों की श्रेणी में सम्मिलित करने के लिए क्या है इन आधारों का होना आवश्यक है। तो उपयुक्त दशाओं के आधार पर ही किसी भी जैविक तथा अजैविक घटक को क्या किया जा सकता है संसाधनों की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि एक कहावत है कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि संसाधन बनाए जाते हैं। ठीक है, इस कथन के में से आपके परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है कि मानव को संसाधनों का जनक कहा जाता है अथवा संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं, बताइए या समझाइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य क्या करता है, मानव स्वयं संसाधन होने के साथ साथ संसाधनों का जनक भी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने श्रम तथा तकनीकी ज्ञान के द्वारा किसी भी वस्तु को उपयोगी बनाकर संसाधन का निर्माण करता है। ठीक है, दो चीजों पे ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य अपने श्रम अपनी मेहनत के द्वारा तथा अपने तकनीकी ज्ञान के द्वारा किसी भी वस्तु का क्या करता है उसको उपयोगी बनाता है और उसे संसाधन की श्रेणी में लेकर आता है। चूंकि इनका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है मनुष्य के द्वारा ही किया जा रहा है, इसीलिए मनुष्य को संसाधनों का जनक भी कहा जाता है। सवाल आएगा आपके परीक्षा में कि मनुष्य को संसाधनों का जनक क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य अपने श्रम तथा तकनीकी ज्ञान के द्वारा वस्तुओं को और अधिक उपयोगी बनाकर संसाधनों का क्या करता है निर्माण करता है। मनुष्य स्वयं तो संसाधन है ही सही, इसके साथ साथ वह अन्य संसाधनों का भी क्या करता है निर्माण करता है। इसीलिए मनुष्य को क्या कहा जाता है संसाधनों का जनक कहा जाता है। और यह कहावत भी है कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि संसाधन क्या होते हैं बनाए जाते हैं। देखिए अभी इससे पहले हमने चर्चा की कि कौन कौन सी आवश्यक दशाएं होती है जिनके द्वारा कोई भी वस्तु संसाधनों की श्रेणी में आ सकती है, या क्या क्या आधार है या क्या क्या क्वालिटीज हैं जिनके द्वारा कोई भी वस्तु संसाधनों की श्रेणी में आ सकती है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने ये पढ़ी कि उसका कोई उपयोग होना आवश्यक है। यदि उस वस्तु का उपयोग नहीं है तो वह केवल वस्तु मात्र संसाधन नहीं है। जब तक मनुष्य के द्वारा उस वस्तु का उपयोग नहीं किया जाएगा या फिर वह वस्तु मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होगी तब तक वह संसाधन नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो संसाधन होते नहीं है बल्कि क्या किए जाते हैं बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं संसाधनों के वर्गीकरण की। तो संसाधनों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से 4 आधारों के आधार पर किया जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, तीसरा है उपयोग की सततता के आधार पे और चौथा है स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, अगर हमारी परीक्षा में प्रश्न आता है कि संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए तो आप इस प्रकार से एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं जिससे आपका उत्तर आकर्षक लगेगा और आपको अधिक नंबर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है तो संसाधनों के वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो संसाधनों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उपयोग की सततता के आधार पर तथा स्वामित्व के आधार पर। उत्पत्ति के आधार से तात्पर्य है कि उत्पत्ति किस प्रकार से होती है या उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। यदि
संसाधन के निर्माण में जैविक घटकों का योगदान है तो उसको जैविक संसाधन कहा जाता है, और यदि उसका निर्माण अजैविक घटकों या निर्जीव वस्तुओं से हुआ है तो उसको क्या कहा जाएगा, अजैविक संसाधन कहा जाएगा। जैविक संसाधनों में हम बात करेंगे मानव संसाधन, वनस्पति हो गया, ठीक है। और अजैविक संसाधनों की जब हम बात करेंगे तो इसमें खनिज संसाधन इत्यादि आ जाएंगे। तो यदि उसमें जीव है, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा जैविक संसाधन, और अगर वह निर्जीव है तो उसको क्या कहा जाता है, अजैविक संसाधन कहा जाता है। उद्देश्य के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, ऊर्जा संसाधन तथा गैर ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन से तात्पर्य है वह सभी संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उनको क्या कहा जाता है, ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। और वह सभी संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है उन्हें गैर ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। ऊर्जा संसाधनों को भी हम दो भागों में बांट देते हैं, परंपरागत संसाधन तथा गैर परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधन जिनका प्राचीन काल से या पारंपरिक रूप से उपयोग किया जा रहा है, और गैर परंपरागत जिनका अभी हाल ही में या नवीन तकनीकी के आधार पर उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा आधार है हमारा उपयोग की सततता। सततता से तात्पर्य होता है निरंतरता, कि किसी भी संसाधन का उपयोग कितने समय के लिए किया जा सकता है। तो उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, नव्यकरणीय संसाधन और अनव्यकरणीय संसाधन। नव्यकरणीय संसाधनों को असमाप्य भी कहा जाता है, जबकि अनव्यकरणीय संसाधनों को समाप्य संसाधन भी कहा जाता है। नव्यकरणीय संसाधन जिनका उपयोग पुनः दोबारा से किया जा सकता है या उनका नवीनीकरण किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है नव्यकरणीय संसाधन। जो समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है, जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है वह संसाधन समाप्त नहीं होते तो उन्हें असमाप्य संसाधन भी कहा जाता है। जबकि अनव्यकरणीय संसाधनों का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है और एक समय सीमा के पश्चात वो क्या होने को है, समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोयला है, वह अनव्यकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि कोयले का निर्माण नहीं किया जा सकता है या उसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके पश्चात अंतिम आधार है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन तथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन से तात्पर्य होता है निजी संसाधन, ठीक है, जिसका के ऊपर एक व्यक्ति विशेष का ही क्या होता है, अधिकार होता है, तो उन्हें कहा जाता है व्यक्तिगत संसाधन। जिन संसाधनों के ऊपर एक राष्ट्र अथवा देश का अधिकार होता है उन्हें कहा जाता है राष्ट्रीय संसाधन, तथा जिन संसाधनों के ऊपर संपूर्ण विश्व का आधिपत्य होता है या विश्व के सभी देशों का अधिकार होता है उन्हें कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो इस प्रकार से हमारा संसाधनों का वर्गीकरण क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम संसाधनों को चार भागों में बांटते हैं, किसके आधार पर, चार आधारों पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उपयोग की सततता के आधार पर तथा अंत में स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। फिर इनका क्या किया जाता है, उपविभाजन किया जाता है। अब हम इनको क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किस संसाधन होते हैं और उनके उदाहरण किस प्रकार से है। कंफर्म क्वेश्चन आता है हमारे परीक्षा में, किसी पे भी आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है कि गैर पारंपरिक संसाधन क्या होते हैं या पारंपरिक संसाधन क्या होते हैं। नव्यकरणीय संसाधनों पर टिप्पणी लिखिए या अनव्यकरणीय संसाधनों पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। जैविक संसाधन क्या होते हैं, कोई उदाहरण दीजिए, या अजैविक संसाधन क्या होते हैं, कोई उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो अभी तक हमने बात करी संसाधनों के बारे में, उसमें हमने पढ़ा कि संसाधन क्या होती हैं, वस्तुएं होती है जिनका उपयोग क्या करता है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, ठीक है। उसके पश्चात हमने किसी भी वस्तु को संसाधन की श्रेणी में लाने वाले प्रमुख आधारों के बारे में
चर्चा की। ठीक है, इसके पश्चात हमने पढ़ा कि जो मानव होता है वही क्या होता है, संसाधनों का जनक होता है। मानव अपने श्रम तथा तकनीकी ज्ञान के द्वारा क्या करता है, वस्तुओं को संसाधनों में परिवर्तित करता है, जिसके लिए एक कहावत कही गई है कि संसाधन होते नहीं है अपितु संसाधन बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हमने वर्गीकरण के बारे में चर्चा की। तो 4 प्रमुख आधारों पे हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया। इसके आगे हम इन्हें डिटेल में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।